नमस्कार, स्वागत है आपका गोल बोल्ड के इस फेसबुक लाइव में। और ओडीआई वर्ल्ड कप का कारवां जो है वो शुरू होने वाला है। अब चंद दिनों की बात है और क्रिकेट का जो सबसे बड़ा एक जो पर्व माना जाता है वनडे विश्व कप, वो इंडिया में खेला जाने वाला है। 5 अक्टूबर को पहला मुकाबला होगा और इस बार 2011 के बाद पहली बार इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है। और 2011 में जब इंडिया ने होस्ट किया था, को होस्ट किया था एक हिसाब से, कुछ मैच बांग्लादेश और श्रीलंका हुए थे, तो इंडिया चैंपियन बनी थी। इस बार इंडिया पूरा अकेले ये वर्ल्ड कप होस्ट करेगा और इस बार भी इंडियन फैंस को ये उम्मीद होगी कि 2011 वाला वो करिश्मा फिर से दोहराया जाए। इंडियन टीम घोषित हो चुकी है। रविचंद्रन अश्विन, जो कि ओडीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं थे, वो सडनली टीम में आ चुके हैं। और जो अक्षर पटेल पिछले 1 साल से इंडियन टीम का हिस्सा थे, वो बाहर जा चुके हैं, वो चोटिल हैं, पूरी तरह से फिट नहीं है। इंडियन टीम में अश्विन की वापसी हुई है, पूरी टीम घोषित हुई है। इंडिया के मुकाबले कहाँ खेले जाने हैं ये भी सबको पता है। सारा कुछ हो चुका है और इसी सारे बिल्डअप पे आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 गेस्ट भी मौजूद हैं, अयोध्या, श्रेयांशु और सिद्धार्थ। इन सबके साथ मिलकर इस वर्ल्ड कप और रविचंद्रन अश्विन को खास तौर पे उनको लेकर के काफी सारी चर्चाएं होने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने सारे गेस्ट का मैं स्वागत करना चाहूंगा। आप सभी इस शो पे आए, आप सबका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। तो जो फिलहाल जो सेंटर ऑफ है, जो मतलब इंडियन जो वर्ल्ड कप की इंडियन टीम थी, वो ऑलमोस्ट सबको ये अंदाजा था कि किसको किसको जगह मिलने वाली है। और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अश्विन की किसी भी तरह से वापसी होगी, क्योंकि उन्होंने लास्ट वनडे ऑलमोस्ट 2 साल पहले खेला था। और जब इंडियन टीम आई तो ऑलमोस्ट सारे ही एक्सपर्ट्स ने एक ही चीज रखी थी कि आप अपनी टीम में जडेजा और अक्षर को रखे हुए हैं, और जबकि दोनों आइडेंटिकल हैं कि सेम बॉलिंग, सेम बैटिंग और सेम फील्डिंग, कुछ खास अंतर नहीं है। और ऑलमोस्ट सभी ने एक ऑफ स्पिनर की डिमांड की थी कि एक ऑफ स्पिनर होना ही चाहिए था। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे सीरीज होती है और उसमें अश्विन को बुलाया जाता है, उसमें अश्विन का परफॉर्मेंस ठीक रहता है और उसके बाद अश्विन को वर्ल्ड कप की टीम में ले लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं अयोध्या जी आपसे जानना चाहूंगा कि जब अश्विन का टीम में अश्विन को शामिल किया गया तो इस फैसले से आपको कितनी ज्यादा, मतलब आप कितना ज्यादा चौंके और इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल जो है इसमें अश्विन खुद जो है काफी चौंके और अश्विन का बयान भी है कि उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी विश्व कप खेलने की। आज सभी अखबारों में जो है उनका बयान प्रमुखता से छपा हुआ है कि उसमें अश्विन जो है खुद ही बोल रहे हैं कि बहुत ही उनके लिए जो है उन्होंने सोचा नहीं था कि वो खेल पाएंगे, उनके लिए शॉकिंग था ये। लेकिन जब अक्षर पटेल की चोट लगी तो उसके बाद में उनके विकल्प के रूप में अश्विन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं। चहल का एक ऑप्शन हो सकता था भारतीय टीम के सामने, लेकिन चहल की जिस तरीके की फॉर्म रही है, मुझे नहीं लगता कि उसके आधार पर उनको विश्व कप में खिलाया जा सकता है। और चहल की और अश्विन की जो बॉलिंग में जो है वो काफी ज्यादा फर्क है। चहल का जो अपना जो अंदाज है ओडीआई में जो रहा है, अश्विन काफी जो है उससे अलग है और अश्विन काफी अनुभवी है। लेकिन प्रमुख बात यह है कि अश्विन ने पिछले 6 सालों में मात्र 4 या 5 ओडीआई खेले मेरी समझ से। और उसके बाद अब वो ओडीआई में अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, किस तरीके से वो बॉलिंग करेंगे, ये भारतीय टीम के लिए देखने वाला रहेगा। उन्होंने पिछला ओडीआई खेला जरूर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत खराब भी नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे फिर भी अभी भी लगता है कि जिस तरीके की एक फिटनेस जो है ओडीआई के लिए चाहिए, विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी के लिए, अश्विन उस फिटनेस को कहीं से भी पूरा नहीं करते हैं। तो बॉलिंग से इतर वो कितना योगदान कर पाएंगे, अपनी बॉलिंग में भी अपनी फिटनेस के साथ साथ कितना कर पाएंगे, ये मेरे लिए थोड़ा सा देखने लायक जो है बात रहेगी। लेकिन हाँ, उनका जो है टीम में सिलेक्शन काफी चौंकाने वाला है, मेरे लिए भी और खुद उनके लिए भी रहा। लेकिन अब भारतीय टीम के सामने कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो फिर उन्हीं को लेना था। श्रेयांशु, आपकी भी मैं राय इसमें जानना चाहूंगा कि अश्विन को लेकर। अश्विन मेरे हमेशा से पसंदीदा रहे हैं, या वनडे फॉर्मेट हो, अभी T20 वर्ल्ड कप पिछला तो याद ही है। अश्विन की पारी, मतलब पारी क्या कहेंगे, वो एक बॉल नहीं भी गिना जाएगा, गिना भी जाएगा। मेरे हमेशा से फेवरेट रहे थे। मैं अपने दोस्तों के बीच में मैं चाह रहा था कि अश्विन आए, चर्चा होती थी तो हमेशा मैं प्लेइंग 11 में भी रखता था और आज भी मैं चाहूंगा हमेशा से प्लेइंग 11 में रहे अश्विन। इतना तो है कि मतलब जो शार्दुल ठाकुर को लेकर बना हुआ है कि हाँ 20 रन बना देंगे, भरोसा नहीं रहता शार्दुल ठाकुर पे, लेकिन मुझे अश्विन पे पता नहीं क्यों भरोसा रहता है कि हाँ वो 20 रन बना देंगे, चाहे बड़े से बड़ा बॉलर आए। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी बॉलर से डर जाएंगे
मतलब कैसा भी बॉलर आएगा वो 20 रन बना लेंगे, और ओवर हमेशा से 50 से ज्यादा नहीं देते हैं भारतीय ऑफ स्पिनर कभी भी, चाहे हरभजन रहे हो। हरभजन की एक क्वालिटी रही थी कि वो 35 से 50 रन के बीच में ही रहते थे, विकेट भले ही ना पाए। तो ये नहीं है कि शार्दुल ठाकुर आ जाए या फिर कोई भी बॉलर आ जाए प्रॉपर तो वो 50 रन से ज्यादा दे ही जाते हैं फास्ट बॉलर, लेकिन स्पिनर के साथ ऐसा नहीं होता है, इंडियन ऑफ स्पिनर के साथ नहीं होता है कि वो 50 रन से ज्यादा दे दे। तो अश्विन के साथ एडवांटेज है। अब आपको 3 स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा, मुझे लगता है इंडिया में हो रही है, धर्मशाला के अलावा अन्य जगहों पे 3 स्पिनर रखने ही चाहिए, 2 ही फास्टर में काम चल जाएगा। जहां पे एक और फास्टर रखने की बात है तो देखा जाए फिर किसी स्पिनर को निकाला जा सकता है। मैं तो हमेशा अश्विन के साथ रहता हूँ। सर आपकी क्या राय है अश्विन को लेके? मेरी अश्विन को लेके राय यही है कि पिछले 4 साल से आप क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। टेस्ट में भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे पेसरों को मदद मिलती है या पिच एकदम ग्रीन दिखता है, वहां पे विराट कोहली ने भी पहले इनको बाहर किया था और करंट कैप्टन रोहित शर्मा भी इन्हें ज्यादा वो नहीं करते हैं। अब जैसे कि श्रेयांशु भाई ने बात की कि अनुभव की बहुत ज्यादा, अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा है, वो रन भी बना लेते हैं, इकोनॉमी उनकी बहुत सही है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं अपने साथ। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि आप इतने बड़े मौके पर अचानक से टीम में ला रहे हैं, जबकि ये साल भर से कहीं किसी प्लान में नहीं थे। पिछले 2 साल से ज्यादा ओडीआई मैचेस इनको मिले नहीं है। अनुभव अलग चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब इस तरह से आप अचानक से लेकर आएंगे। एक तरह से उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन का बोझ, हमारी एक्सपेक्टेशन का बोझ बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये हमारे फेवर में भी जा सकता है और हमें ये नुकसान भी कर सकता है। तो ये सारे पहलू को एक बार देखना चाहिए था। अगर अश्विन के आंकड़ों की बात करें तो इंडिया में अश्विन के आंकड़े काफी अच्छे हैं, खास करके जो बड़ी टीमें हैं जिनसे इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। अगर पहले मैच की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन ने इंडिया में जो 10 वनडे खेले हैं उसमें उन्होंने 16 विकेट लिए हैं और ऑलमोस्ट हर छठे ओवर में उन्होंने 1 विकेट लिया हुआ है। इकॉनमी भी 5.5 के करीब है। तो ऐसे में जो उनका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ वो पहले के मैचों में परफॉर्म कर चुके हैं, तो उस चीज का इस वर्ल्ड कप में इंडिया को कितना फायदा मिल सकता है? अब जैसे नहीं, ये बात तो भी उनके फेवर में, यही बात उनके फेवर में जाती है कि मैच की जो है, मैच हमारे यहाँ पे हो रहे हैं और अगर इंडिया में मैचेस हैं तो देखिए अश्विन उनके लिए बेहतर है। देखिए अश्विन की बात करनी है तो कंपैरिजन सीधा सीधा हो रहा शार्दुल ठाकुर के साथ, तो शार्दुल ठाकुर से ही कंपैरिजन करिए, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, क्योंकि वो उन्हीं की जगह खेलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि शार्दुल ठाकुर अकेले खेलेंगे, शमी की जगह खेलेंगे। शमी को आना भी होगा तो अश्विन की जगह या शार्दुल ठाकुर की जगह आएंगे। शमी मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं। नहीं, लेकिन लाइट अश्विन अच्छा जो है अक्षर पटेल की जगह गए हैं ना, तो पहले तो नहीं, शार्दुल नहीं, अक्षर पटेल से कंपैरिजन ही नहीं। कोई अक्षर पटेल के पास एक भी वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस नहीं है कम से कम ये तो होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर से कंपैरिजन करिए, देखिए उस कंपैरिजन में बहुत आगे हैं आर अश्विन और उनको खेलना ही खेलना चाहिए। मुझे तो प्लेइंग 11 में क्या बैटिंग वाला एडवांटेज अश्विन दे पाएंगे जो शार्दुल दे सकते हैं? एकदम दे पाएंगे। शार्दुल बड़े बड़े बैट्समैन के सामने, बॉलर के सामने नहीं टिक पाएंगे। मुझे बस भरोसा है कि हाँ अश्विन 1 ओवर 2 ओवर निकाल लेंगे। किसी बैट्समैन के साथ खेलना है, बहुत टाइट सिचुएशन है, रोटेट करना है तो कर लेंगे, लेकिन शार्दुल रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि मतलब इस वर्ल्ड कप में ये नौबत आएगी कि मतलब अश्विन जैसे बैट्समैनों को जो है, मतलब बॉलरों को इंडिया की नैया पार लगानी पड़ेगी? हम अश्विन के ऊपर हमको डिपेंड होना पड़े, तब तो विश्व कप आ चुका। हाँ पड़ेगा, क्योंकि देखिए पड़ेगा, ऐसी नौबत आती रहती है। अभी न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलिंग देख रहे हैं, न्यूजीलैंड से मैच ही धर्मशाला में है, तो क्या पता अगर भारत को पहले बैटिंग करनी पड़ जाए तो शुरू के टॉप ऑर्डर ही ट्रेंट बोल्ट लेके निकल जाए। ऐसी भी तो नौबत आ सकती है। नहीं, मैं इसमें बता दूं, लखनऊ की पिच को छोड़ के बाकी किसी भी जगह की पिच पे मुझे नहीं लगता कि अगर आपको निचले बल्लेबाजों की जरूरत पड़े तो आप विश्व कप जीतने लायक हैं। लखनऊ की पिच ऐसी जरूर है जिसमें कि मुझे लग रहा है बड़ा जो है हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। और मुझे आज भी देखिए, मैं आज भी पूरा श्योर हूं कि बांग्लादेश टीम के अलावा पूरे एशिया में केवल और केवल आर अश्विन ही स्पिन को खेलना जानते हैं और कोई नहीं जानता, चाहे विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो। अरे आपने तो जैसा पिछला रिकॉर्ड रहा है इंडिया का स्पिन के खिलाफ, कोई बैटिंग करना नहीं चाहता। मुझे तो लगता है चाहता ही नहीं कोई बैटिंग करना। कोई भी स्पिनर आता है आउट करके चला जाता है, कोई भी अगर स्पिनर आया आउट करके चला गया।
हाल ही के दिनों में मतलब कोई 10 विकेट देना एक जमाने में हुआ करता था टेस्ट मैचों में। इंडिया टीम ने 10 विकेट दिया, भी इंडिया में ही दिया था 10 विकेट एक स्पिनर को। एजाज पटेल श्रेयांशु आपको रोकना चाहूंगा, सिद्धार्थ आप बताएं। मैं ये श्रेयांशु जी की इस बात तो यही कहना चाहता हूँ कि श्रीकांत शिव रामाकृष्णाचारी जी ने जो बात कही है, उन्होंने यही बोला है ना कि इस अश्विन के लिए हम पिच डॉक्टर्ड करते हैं, हम पैच बनाते हैं, हम जानबूझ के पैचेस बनाते हैं, तब जाके ये सारा करिश्मा दिखता है। तो जब आप इतने पैचेस बनाओगे तो इंडियन बैट्समैन हो या बाहर का बैट्समैन हो, वो कहाँ से स्पिन खेलना सीखेगा? T20 में उतने ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, ओडीआई मैचेस में कहाँ से खेलना सीखेगा? टेस्ट आप अश्विन को खिलाते हो, उसके लिए डॉक्टर पिचेस बनवाते हो, तो कहाँ से कोई खेलेगा? और रही बात श्रेयांशु जी की, इस बार मैं देखिए, मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ कि अश्विन को बॉलिंग के लिए कभी भी पिक नहीं किया गया है इस टीम में। अश्विन को बैटिंग कराने के लिए इस टीम में पिक किया गया है। बॉलिंग 5 ही ओवर कर ली, अश्विन हमेशा से छठे बॉलर के तौर पे खेलेंगे जैसे शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाता है, क्योंकि इनके जडेजा पूरे ओवर कर रहे हैं, इनके हार्दिक पांड्या पूरे ओवर कर रहे हैं। अश्विन को जरूरत ही कहाँ पड़ने वाली है, बैट्समैन के तौर पे खिलाना चाहते हैं लोग। तो अगर एज ए बैट्समैन तो एज ए बैट्समैन तो अश्विन ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल में ओपनिंग तक किया हुआ है। नहीं, देखिए जड्डू और पांड्या को मिला के 7 बैट्समैन तो आपके हो जाएंगे, फिर उसके बाद 8वें नंबर पे आर अश्विन आएंगे। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि आर अश्विन की जरूरत आपको पड़ेगी 8वें नंबर पे, ये जो है एज ए बैट्समैन, और इसलिए उनको खिलाया गया है, तो माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपकी जो टीम है वो विश्व कप जीतने लायक है कहीं से भी। नहीं देखिए, खिलाया तो लखनऊ के पिच पे भी मैच हो तो भी नहीं देखिए, यही कह के तो मैं थोड़ा सा, हमें लग रहा है कि हम थोड़े दिशा से भटक रहे हैं, तो मैं फिर से वापस आप लोग को ट्रैक पे लाना चाहूंगा। अश्विन की बल्लेबाजी ठीक है, श्रेयांशु को लगता है कि वो ओपन भी कर सकते हैं, वो तो देखा जाएगा 8 अक्टूबर से। लेकिन अगर उनकी गेंदबाजी पर रहा जाए तो जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनके आंकड़े बताए, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी उनकी गेंदबाजी के आंकड़े काफी अच्छे हैं। और ये हम ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं, धर्मशाला वाले मैच को अगर हटा दिया जाए तो बाकी मैचों में स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है। तो ऐसे में अश्विन का एक्सपीरियंस काम आएगा। अश्विन आपको पावर प्ले में भी गेंदबाजी करके देंगे, मिडिल ओवर्स में भी, और लास्ट के 10 ओवर्स में भी जब स्लॉग ओवर्स होंगे। तो इन टीमों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो ऐसे में ऐसा आपको ये नहीं फील होता कि जैसे कि हार्दिक पांड्या या रविंद्र जडेजा में से किसी एक को बाहर करके और इंडिया अश्विन और कुलदीप 2 के साथ, 2 स्पिनर के साथ जाना चाहेगी? अयोध्या जी, आपसे ये सवाल है, पहले आपकी राय लेते हैं, फिर आगे श्रेयांशु से लेते हैं। क्या, माफ कीजिएगा, क्या पूछा आपने? मैंने ये कहा कि जैसे अश्विन का जो रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हर एक टीम के अगेंस्ट इंडिया में काफी अच्छा है जी। और तो अभी हम बात कर रहे हैं, जैसा कि श्रेयांशु को लग रहा है कि अश्विन की बल्लेबाजी काफी अच्छी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हार्दिक पांड्या को निकाल के और रविंद्र जडेजा के साथ साथ कुलदीप यादव का खेलना तय है तो हम अश्विन को भी खिलाएं और ये सोच के खिलाएं कि हमें अश्विन से पूरे 10 ओवर निकाल लें, क्योंकि धर्मशाला वाले मैच के अलावा बाकी मैचों में स्पिनर्स को मदद बिल्कुल मिलने वाली है। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि पांड्या को किसी भी मैच से जो है भारतीय टीम बाहर बैठाएगी, पांड्या और जड्डू को। जडेजा को एक बार में फिर भी जो है, अगर मैच आपका, अगर पिच उस तरीके से जो है रिएक्ट कर रही है, अगर टीम को लगता है किसी भी मैच के पहले, तो जडेजा एक बार हो सकता है, लेकिन पांड्या किसी भी मैच में बाहर नहीं बैठेंगे, क्योंकि पांड्या के पास एक एबिलिटी है बहुत बड़ी कि वो प्रेशर में भी बहुत अच्छे रन बनाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में पहला मैच था, सबने देखा कि उन्होंने किस तरीके से जो है बैटिंग की थी किशन के साथ मिलकर, जब भारत के 4 विकेट जल्दी गिर गए थे। तो पांड्या की बॉलिंग का फायदा तो भारतीय टीम को मिलेगा ही, लेकिन उनकी बैटिंग एबिलिटी ऐसी है कि उनको टीम से बाहर नहीं बैठाया जा सकता, चाहे जैसी पिच हो। अगर पिच वैसी होती है जहां पे स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, तो भी भारतीय टीम विश्व कप में कम से कम मुझे लगता है कि 2 स्पिनर्स के साथ ही खेलेगी, बाकी पार्ट टाइमर कोई भी बॉलिंग कर ले। 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता, और ना ही इस तरीके की पिचेस विश्व कप में कोई भी देगा। कहीं भी पिच क्यूरेटर देने के बारे में सोच रहा होगा या बीसीसीआई ने इस पर सोचा होगा। एक लखनऊ की पिच पर है जहां पर अभी तक जितने मैच हुए हैं, भारत न्यूजीलैंड का जो दूसरा T20 था उसमें भी 99 पे न्यूजीलैंड ऑल आउट जो है हो गई थी और भारत ने 6 विकेट से जीता था। बस वहां पे लग रहा, बाकी कहीं भी नहीं। तो 3 स्पिनर्स वाला मुझे तो फॉर्मेट बिल्कुल भी, मैं इसे एग्री नहीं करूंगा कि ऐसा होगा कि अश्विन 3 स्पिनर्स के साथ, अश्विन के साथ टीम इंडिया जाए। इसलिए मुझे लगता है शुरुआत के मैचेस में हो सकता है अश्विन ना खेलें, आपको ऐसे ही देखने को मिले,
और जड्डू, पांड्या और कुलदीप के साथ भारतीय टीम जाए, क्योंकि कुलदीप को भी बाहर नहीं बैठाएगी टीम। कुलदीप ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया है, उससे पहले भी वो। तो अभी भारतीय टीम का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर है, सिर्फ अगर प्योर स्पिनर की आप बात करें तो वो कुलदीप है। हाँ, अश्विन को टीम में लिया गया है उनके अनुभव की वजह से, लेकिन उनका नंबर आएगा जब भारतीय टीम को लगेगा कि जड्डू या कुलदीप में से किसी एक को बाहर बैठाना है। ये मेरा मानना है और मुझे लगता है यही होगा। श्रेयांशु आपकी क्या राय है अश्विन के प्लेइंग 11 में आने को लेकर? देखिए, केवल और केवल एक स्पिनर के साथ इंडिया टीम नहीं खेल सकती इंडिया में वर्ल्ड कप। एक और स्पिनर लेके चलना पड़ेगा। हाँ, अगर आप जडेजा को स्पिनर मान रहे हैं इस वक्त तो अलग बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जडेजा को एज ए स्पिनर ये लोग खिला रहे हैं। मुझे लगता है जडेजा को केवल और केवल फील्डिंग कराने के लिए ही ये लोग टीम में रखे हुए हैं। अरे जडेजा मेन काम जडेजा का तो स्पिन ही है। नहीं फेंक पा रहे हैं ना, पिछले 20 मैचों में 10 बार उन्होंने विकेट ही नहीं लिया। क्या मतलब है? ज्यादातर विकेट 10 ओवर, देखिए 10 ओवर करना नहीं है, 10 ओवर करना नहीं है, 10 ओवर में 2 विकेट भी निकालने हैं। जो स्पिनर, आपको कोई भी इंडिया में स्पिनर है 2 विकेट नहीं निकालता है तो उसको नहीं फेंकना चाहिए। 10 ओवर में 2 विकेट निकाले और 40 से 45 रन के अलावा ना दे रन, तो ही वो स्पिनर कहा जाएगा इंडिया में। और आप केवल और केवल कुलदीप के साथ नहीं खेल सकते। मुझे अश्विन चाहिए प्लेइंग 11 में, मतलब मेरे हिसाब से होने चाहिए। हाँ ठीक है, फास्टर आप 2 ही लेके खेलें, कोई जरूरत नहीं है तीसरे की। तीसरा हार्दिक पांड्या काम कर लेंगे। सबसे मुझे ना एक बड़ी प्यारी चीज याद आती है। हम इंग्लैंड टीम जब इंडिया टूर कर रही थी तो उसके ठीक पहले श्रीलंका में खेलने गई थी। तो श्रीलंका में क्या हुआ था कि उनके पास एक नया स्पिनर आया था, एम्बल दुनिया। तो उस टाइम पे इंडिया में एक मेन स्पिनर चोटिल हो गए, और हमारे यहाँ पे कैसा है ना कि लोगों की जिद होती है, हम कॉपी करेंगे। उस टाइम पे भी यही था कि हमको सेम वैसा ही स्पिनर चाहिए, तो हमारे नए एम्बल दुनिया आए थे, शाहबाज नदीम। और जो हुआ था चेन्नई टेस्ट में वो सबने देखा था कि क्या हुआ था। और अभी भी जैसा श्रेयांशु भाई या राहुल द्रविड़ दोनों के थॉट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं कि अगर हमारा एक बॉलर वैसा चोटिल है तो हम गड्ढा खोदेंगे, 50 फीट नीचे जाएंगे, वहां से एक आदमी लेकर आएंगे, बोलेंगे नहीं ये हमारा प्लेइंग 11। देखिए अश्विन का क्रेज इतना ज्यादा है कि ऑस्ट्रेलिया मांग रही थी अश्विन जैसा बॉलर, और बॉलर ने खुद मना कर दिया। अश्विन से कितना डर रही ऑस्ट्रेलिया टीम, आपको नहीं दिख रहा? अश्विन कितने जरूरी हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कितने जरूरी हैं अश्विन, आपको नहीं दिख रहा? हाँ, इससे मुझे याद आई कि अभी जो वो बड़ौदा के स्पिनर थे महेश भूटिया, उनको फिर से ऑस्ट्रेलिया ने कांटेक्ट किया था। इस बार उन्होंने डिनाई कर दिया जाने को, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया के वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन में खलल हो जाएगा। तो अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया डर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं डर रही है। आपको ये सोचना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी बिल्कुल इंडियन क्रिकेट के ढर्रे पे चल रही है। पिछली बार भी उन्होंने सेम किया था महेश भूटिया के साथ। उन्होंने कई सारे वो किए थे, नेट बॉलर एज ए नेट बॉलर साथ में रखा था। और आपको पता है वो 4-0 की 4 वाली सीरीज में क्या हुआ था। एक टेस्ट ड्रा हुआ था, बाकी आपने देखा था क्या हुआ था। अश्विन ने वहां भी विकेट्स लिए थे। ये सब फालतू की हवाबाजी है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उससे डरता है कोई, किसी से नहीं डरता है। अच्छे प्लेयर्स हैं सब। तो देखिए, लेकिन इंडिया में खेलना है तो मैं जानता हूं किसी स्पिनर को 40 रन से ज्यादा नहीं देना चाहिए, 2 विकेट लेना ही पड़ेगा। वो आप सही कह रहे हैं कि हाँ ऑस्ट्रेलिया उसी ढर्रे पे चल रही है जिसपे इंडिया चल रहा है, लेकिन इंडिया को अपना एक ढर्रा तो बनाना पड़ेगा ना। 2 स्पिनर के साथ तो रहना ही रहना है। एक जमाना था इंडिया 3-3 स्पिनर के साथ चलती थी, केवल 2 फास्टर रहते थे। आज तो हार्दिक पांड्या को लेकर 2.5 फास्टर कह सकते हैं, और जडेजा को लेकर 2.5 स्पिनर। तो 2.5 स्पिनर 2.5 फास्टर खेलें तो क्या गलती है? तो मैं पूछ रहा हूँ रवि बिश्नोई का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? कोई एक सर्टेन फॉर्मेट होगा ना इनके पास कि हम ऐसा जो फेंकता है उसके पास रहेंगे, ऐसा जो फेंकेगा वो हमारे लाइनअप में नहीं है, क्योंकि हम मान चुके हैं कि यही वाला ज्यादा कारगर है। वो तो चीफ सिलेक्टर जानते होंगे कौन ज्यादा कारगर है। बताया ना कि कुछ अच्छा, जैसे 3 स्पिनर की बात की, रवि बिश्नोई मतलब हर जगह उसने परफॉर्म करके दिया है। आपने चाहे आईपीएल मैचेस हो या कहीं उसे बी टीम सी टीम जैसा भी भेजा जाता हो, उसने हर जगह आपको परफॉर्म करके दिया है। देखिए, इस तरह से परफॉर्मेंस, इस तरह से चर्चा करना कोई वो नहीं है कि किसी को ऊपर से ला के रख दिया जाए। सरफराज भी तो बहुत परफॉर्म किया, उसके लिए बहुत झगड़ा हुआ। सब लोग, सबके अपने अपने फैन है, सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। संजू सैमसन के लिए कितना हल्ला मचा। आपके सूर्य कुमार यादव, आप ही मत्था पीटने लगते हैं। सूर्य कुमार यादव एक इनिंग खराब खेल दे, लोग कुछ बोल दें, आप ही एक इनिंग बढ़िया खेल दे तो आप सर पे चढ़ जाते हैं। पिछले 6 साल में 4 या 5 सूर्य कुमार यादव के लिए आप आंदोलन चलाते हैं। रवि बिश्नोई ने तो इससे कम खेले। रवि बिश्नोई से आपको क्या लगाव है? ऐसे तो बहुत सारे स्पिनर भरे पड़े हैं।
अब इस बात पर कि उन्होंने एशिया कप जिता दिया, वाशिंगटन सुंदर बिना फील्डिंग बिना बॉलिंग के, तो उनको रख लिया जाए। सबको नहीं रखा जा सकता। अब अश्विन के ऊपर नहीं किसी को रख सकते आप। तो जब आप इस विश्व कप में अनुभव को नीचे से शायद जो है तरजीह दी गई है तो आपने टीम तो की तरफ जडेजा से। के बारे में बोला था, तो अभी मैंने जडेजा के कुछ आंकड़े देखे, तो इस साल 15 वनडे में उन्होंने 15 विकेट लिए हैं और बैटिंग में केवल 189 रन बनाए हैं। वही तो मैं आधा ही गिन रहा हूँ स्पिनर जडेजा को। मैं तो हमेशा इकोनॉमी क्या है जड्डू का, इकोनॉमी बताइए। अरे भाई फील्डर अच्छा है वो। वही मैं बता रहा हूँ ना, आप ओवरऑल देखेंगे तो एक 8वें या 7वें नंबर के बल्लेबाज और चौथे बॉलर के रूप, 5वें बॉलर के रूप में आप जो है आपके लिए एकदम फिट है वो। आपके पास 5वां और 6ठा बॉलर ही तो है, 4 ही मेन बॉलर है, 5वां और 6ठा तो है ही नहीं। अरे 5वां जड्डू हो जाएगा, 6ठा पांड्या। तो बॉलर नहीं, वही तो डिबेट के साथ नहीं तो मेन बॉलर तो आप 4 ही रखेंगे ना अपनी टीम में। यहाँ पर कुछ लोग आप मान रहे हैं अश्विन को मेन बॉलर ना, अश्विन को मेन बॉलर तो आप मान ही रहे हैं। बस खेलिए अश्विन के साथ। बॉलर ही खेलेंगे, उनको बल्लेबाजी के लिए नहीं खिलाया जाएगा। अगर उनकी बल्लेबाजी की नौबत तो आती है तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि इंडियन टीम जो खोज रही थी। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स को भी अगर हम देखते चलें तो थोड़ा बेहतर होगा। तो एक कमेंट मैं दे रहा हूँ यहाँ से कि यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर पांड्या और जडेजा 2 ऑलराउंडर टीम में खेलेंगे तो क्या 4 रेगुलर गेंदबाज खिलाना उचित होगा? हाँ तो वही हो ही रहा, वही इंडिया में अगर खेलना है तो वही होगा। पहले वो काम रैना कर देते थे, आज ऐसा है नहीं कोई कि रैना जैसी बैटिंग हो और बॉलिंग 1-2 ओवर निकाल ले। हमें 1-2 ओवर ही कराने, क्योंकि पांड्या रेगुलर 7-8 ओवर कर ही लेते हैं बढ़िया। अब जडेजा की जगह वैसा कोई बैट्समैन मिल जाए जो 2 ओवर कर ले तो फिर जडेजा की जगह ही नहीं बनती। यहाँ से एक चीज मुझे याद आई कि जो हमारा 2011 का स्क्वाड था, जो चैंपियन बना था, उसमें अगर 1 या 2 लोग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते थे, और मतलब इतनी ठीक ठाक कि वो 4-5 ओवर भी निकाल देते थे। देखिए वो दौर ही अलग था। उस दौर में लोग बॉलर बन के आते थे और बैट्समैन बन के टीम से निकलते थे। या जयसूर्या को ले लीजिए, सचिन को ले लीजिए, गांगुली को ले लीजिए, स्टीव स्मिथ यहाँ तक कि आए थे बॉलर बन के। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे प्लेयर्स की कमी से कुछ नुकसान तो नहीं होगा? फिलहाल तो टीम कॉम्बिनेशन सही है। बदला है नहीं, कॉम्बिनेशन की बात नहीं, क्रिकेट बहुत ज्यादा बदला है। हमारे पास एक राइट आर्म क्विक बॉलर हुआ करता था, एलबी मॉर्कल ने कहा अच्छा ठीक है भाई कर ले बॉलिंग, उसके बाद से उन्होंने कभी बॉलिंग ही नहीं की। तो अभी ये जितने भी पार्ट टाइमर होते हैं, मतलब जैसे अभी आप ये बात करिए, जैसे अभी लबुशेन है, स्टीव स्मिथ है, ये भी ज्यादा बॉलिंग नहीं करते हैं। इवन जो रूट है, तो एटलीस्ट शॉर्टर फॉर्मेट में कोई भी पार्ट टाइमर से बॉलिंग नहीं कराता है, खासतौर पे अगर वो स्पिनर है तो, क्योंकि पिटने के चांसेस। लेकिन इंडिया में आपको जरूरत पड़ेगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि ज्यादातर मैचेस में आपको विकेट ऐसा मिलेगा जो जहां पे मतलब लो स्कोरिंग। अभी मैक्सवेल ने करके दिया है, पार्ट टाइमर नहीं है वो, काफी टाइम से अच्छी बॉलिंग करता रहा है। जैसे बाकी लोग, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये फेंक लेगा, वो अब नहीं कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर बॉलर ही चाहिए जो बॉलिंग करना जानता हो। और अभी क्रिकेट इतना बदल गया है कि क्या ही कहा जाए। अच्छा, अगर इंडिया के जो अपोजिशन है उनकी अगर बात करें तो 3-4 टीमें हैं जिनसे इंडिया को सबसे ज्यादा जो है खतरा होगा: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। और इन सभी टीमों में एक कॉमन चीज ये है कि ये सारे स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो अप्रोच है वो बहुत सिमिलर सा है कि ये पूरा ऑल अटैक जाते हैं। वो पहले ओवर से लेकर, वो इंग्लैंड का तो काफी टाइम से चल रहा है, ऑलमोस्ट 2019 वर्ल्ड कप के पहले से। लेकिन साउथ अफ्रीका के ट्रांजिशन अभी रिसेंटली हुआ है, अभी हाल ही में जो मैच हुआ उनमें देखा गया ये बड़ी तगड़ी कुटाई कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर सपोज किसी जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा है या साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हो रहा है और हमारा कोई एक स्पिनर टारगेट कर लिया जाए, खास करके कुलदीप यादव की, वही बात है, कुलदीप यादव को अगर एक ओवर में टारगेट किया गया तो उनकी जल्दी खराब होती है। तो अगर एक बॉलर को टारगेट कर लिया जाएगा तो वहां पर हमारे पास क्या विकल्प होंगे? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप अपोनेंट दिख रहा, आप मुझे लग रहा देख के बोल रहे हैं क्लासन को और मिलर को। मुझे साउथ अफ्रीका से आप ज्यादा कुछ घबराए हुए दिख रहे हैं, तो वो दोनों लोग लेफ्ट हैंडर हैं और उसके लिए हमारे पास क्लासन तो राइट उसके मिलर लेफ्ट हैंडर है। मिलर मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, तो मिलर के लिए तो अश्विन और कुलदीप यादव है, चाइना मैन तो है ही।
तो क्या दिक्कत है? नहीं, और इंग्लैंड की जो बात करो, इंग्लैंड में तो स्टार्ट से लेके लास्ट तक हर कोई मारने ही वाला है। अरे तो और मैं आपसे यही, इंग्लैंड के लिए हमारी टीम से ज्यादा चिंता जैसा को थी। उन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया, उन्होंने वेन्यू ही ऐसा दे दिया है। आपको पता है, अगर शायद ध्यान नहीं है आप लोगों को, इंग्लैंड के साथ हमारा मैच लखनऊ में है, स्लोवेस्ट पिच। देखिए मैचेस तो रखे गए उसी हिसाब से। इस पे मैं ये कहूंगा कि जैसे जो नीरज पूछ रहे हैं कि अगर आपका एक स्पिनर, मान लीजिए कि किसी बैट्समैन ने एक स्पिनर को टारगेट कर लिया, ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए जड्डू को टारगेट कर लिया गया, तो आपके पास एक दूसरा स्पिनर जो है कुलदीप यादव होंगे, या कुलदीप यादव को अगर टारगेट कर लिया गया तो आपके पास दूसरे मेन स्पिनर के रूप में जड्डू होंगे। अगर दोनों टारगेट कर लिए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस पिच पर तीसरा स्पिनर कुछ कर पाएगा, वो भी अश्विन जैसा, ठीक है, जिसको ओडीआई पिछले 6 सालों में जिसने मात्र 4 ओडीआई खेले हो, ठीक है। देखिए तो उस जगह पे मुझे नहीं लगता कि अश्विन को अलग से 3 स्पिनर के साथ मैं मानता हूं कि अश्विन कुलदीप या चहल नहीं है। कुलदीप चहल को टारगेट किया जा सकता है, अश्विन को नहीं टारगेट किया जा सकता। अश्विन के पास इतना वेरिएशन है, उन्होंने मैं कभी देखा नहीं कि 80 रन देते हुए अश्विन को। बाकी लोगों को देखा या फिर जडेजा कोई जिसने ओडीआई क्रिकेट सबसे ज्यादा बदला है मैच नहीं, मैं कभी भी, उससे पहले भी पिछला वर्ल्ड कप हुए 4 साल हो गया, वो दौर ही था ओडीआई वर्ल्ड कप बदलने का। आयन मोर्गन के टाइम से ही बदला हुआ है ओडीआई। पिछले 8 सालों से ओडीआई बदल चुका है। पिछले 4 सालों में तो ओडीआई हुआ ही नहीं, पिछले 8 सालों से ओडीआई बदला हुआ है। जब अश्विन के जमाने में, तब भी अश्विन कभी 80 रन नहीं दिए। कुलदीप और चहल 80 रन मार खा सकते हैं, अश्विन नहीं मार खा सकते। नहीं, इसमें एक चीज और है, कुलदीप और चहल की बॉलिंग स्टाइल ही ऐसा है कि वो डरते नहीं है। अगर वो मतलब जाते ही हैं कि हाँ आपको मारना है आप मारिए, लेकिन उनका बॉलिंग वेरिएशन ऐसा है कि आप बैट्समैन मारने जाएगा तो मारेगा भी, और उस पर जो है उसका विकेट भी जाएगा। आप ये भी देखिए ना, आप 10 ओवर में 50 रन दीजिए और आप विकेट एक को ना लीजिए तो उसका कोई विशेष फायदा नहीं, लेकिन आप 10 ओवर में 65 रन दे दिए और आप 3 विकेट ले लें तो वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग है ओडीआई में। ये भी एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये दोनों विकेट के लिए जाते हैं, अश्विन लगातार विकेट के लिए नहीं जाते हैं। और जैसा कि इन्होंने बोला कि मिलर और क्लासन, तो अगर जिस हिसाब से अन्ना की अप्रोच रहती है, अगर बाकी बॉलरों ने मार्करम का विकेट नहीं लिया तो फिर मिलर और क्लासन के आने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आपको वहां से एक बैट्समैन के लिए आप नहीं पिक कर सकते कि 5 नंबर वाला बहुत मार रहा है तो हमें उसके लिए एक स्पेशलिस्ट बॉलर ही खिला दें। मेरा जो ओवरऑल कंसर्न है, मेरा ये कंसर्न नहीं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप विकेट लेंगे नहीं। बस मैं एक ये चीज जानना चाहता हूँ कि सपोज एक दिन ऐसा होगा जब बैट्समैन अच्छा करेगा, और मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर कि इंग्लैंड के अगेंस्ट मान लिया बात करते हैं, इंग्लैंड में काफी ज्यादा अटैकिंग प्लेयर्स हैं, तो मान लिया कि उस दिन उनका ये है कि हम खाली मारेंगे, और अगर उस दिन उन्होंने एक बॉलर को टारगेट कर लिया कि भाई इसके अगेंस्ट हम चांस लेंगे, विकेट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, और आप लोगों के हिसाब से कि मतलब रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं और किसके पास जा सकते हैं कि जहां से उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए? देखिए अभी भी इंडिया में 6 बॉलिंग ऑप्शन हैं ही, और 6 के 6 ऐसे हैं कि 60 ओवर करने लायक हैं। सबके पास 10-10 ओवर कोटा पूरा करने की कैपेसिटी है। हार्दिक पांड्या ने भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है, रविंद्र जडेजा ने भी बढ़ा ली है। अगर अश्विन रहते हैं, अश्विन ने भी अपना करना ही करना है, कुलदीप हैं, मतलब सभी के पास है। बाई चांस किसी एक की पिटाई होती है तो फिर भी उसके पास तो 5 बॉलर हैं ही। बाई चांस दूसरे की भी पिटाई हो रही है तो 2-4 ओवर तो डाल ही सकते हैं। श्रेयस अय्यर अगर टीम में है तो डाल सकते हैं। श्रेयस अय्यर ने भी पीछे बॉलिंग किया भी है कई बार, तो ऐसी नौबत बहुत कम ही आएगी, बहुत रेयर आएगी, क्योंकि बीच बीच में अगर पिटाई पड़ती है तो बुमराह आके कंट्रोल कर लेते हैं। क्या रोहित शर्मा को खुद बॉलिंग करनी चाहिए? नहीं, अब तक तो करनी चाहिए थी, लेकिन छोड़ दिए तो छोड़ दिए। नहीं, उनका बॉलिंग एक्शन ही नहीं है, उनके पास कोई बॉलिंग एक्शन ही नहीं है, तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इस बोला भी था ना कि इस टीम में कौन है ऐसा बैट्समैन में जो बॉलिंग कर सकता है? श्रेयस अय्यर के अलावा और कोई नहीं है। अय्यर भी कायदे का नहीं, क्योंकि वो रेगुलर बॉलिंग नहीं करता है। देखिए अय्यर के अलावा सूर्य कुमार यादव बीच में चर्चा किए थे कि मैं चाहता हूं मैं भी बॉलिंग करूं, मैं थोड़ा सुधार करूं, मुझे भी बॉलिंग करने को मिले मेरी। लेकिन बैटिंग में ही जगह नहीं बनने वाली है। हाँ, अब इस पे भी थोड़ी चर्चा हो जाए, बैटिंग में किसकी जगह बनने वाली है। टॉप 6 की बात हो जाए तो अच्छा लगेगा, मुझे लगता है।
तो एक सवाल भी देखिए आ गया तुरंत ही, जैसे देखिए हरिनाथ भैया का फोन कमेंट आया है आपके स्क्रीन। देखिए ये भी सूर्य कुमार यादव को चाहते हैं, यादव समाज से एक कमेंट है। इस पे मुझे लगता है सिद्धार्थ जी से जो है जवाब लेना चाहिए। सिद्धार्थ के भैया हैं। इनके सवाल को देखते हुए मुझे लगता है कि केएल राहुल ज्यादा अच्छी पिक है कंपेयर टू ईशान किशन। राहुल के साथ मुझे थोड़ी सी चिंता होती है जब राहुल का नाम आता है, तो एज ए बैट्समैन अच्छा है, नहीं आप उनसे ओपनिंग नहीं करवानी है, आपको ये जिद पर वो नहीं 2003 वाला फाइनल याद आ जाता है, वो जो द्रविड़ से स्टंपिंग मिस हुआ था पॉन्टिंग वाला, कहीं ऐसा कोई कांड फिर ना हो जाए। नहीं केएल राहुल बहुत अच्छे कीपर है, बीच में अभी इतने दिन बाद खेलने आए हैं, थोड़ा कुछ तो रहेगा ही, बट राहुल कीपर अच्छे हैं, बैट्समैन वही तो समस्या है ना सर कि इतने दिन बाद अब चांस ही तो नहीं लेना है ना, तो सब सर पिछले मैच में जो पिछला लास्ट मैच इंडिया खेली उसमें वो उन्होंने बहुत ही खराब विकेट कीपिंग की थी, अगर याद हो आप लोगों को तो बहुत ही खराब दो। अब जैसे श्रेयांशु भाई ने कहा है कि जब गड्ढे से खोद के 50 फीट निकाले गए हैं अश्विन और वो खुश है। आपको सबको याद होगा कि एशिया कप जब भी लास्ट टाइम T20 वाला हुआ था, केएल राहुल आईसीयू से उठा के वहां ले जाए गए थे और उन्होंने बिना कोई प्रैक्टिस मैच खेले वो पूरा एशिया कप खेला था और हरवाया था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी ये लगभग कमोबेश आईसीयू से ही गए और इनका खाली एक मैच अच्छा था जिम्बाब्वे वाला, जिसमें भी पहला ओवर इन्होंने मेडन खेला था। तो बैटिंग को लेके कंसर्न्स हैं, बट हाँ अभी क्योंकि राहुल द्रविड़ की भी देखिए मेरे ख्याल से टॉप 3 टॉप 4 क्लियर हैं केएल राहुल को लेकर। मुझे 5वें और 6ठे में दिक्कत हो रही है, कौन आएगा कौन रहेगा। अय्यर हैं, ईशान किशन हैं और सूर्या हैं, 3 दिख रहे हैं ऑप्शन। अब क्या करने वाले हैं अब आप बताएं, आप लोग एक्सपर्ट्स। मुझे लगता है कि इसमें जो है टॉप 5 आपके टॉप 4 या टॉप 5 तो फिक्स हैं। अय्यर केएल राहुल दोनों खेलेंगे। सिलेक्शन जो होना है वो बाद में जो सूर्या और जो है आपके किशन और जो एक प्लेयर बचता है उसमें से होना है। अय्यर और राहुल आप मुझे लगता है शुरुआत से ही खेलेंगे, वो टीम से मतलब उनके बीच में सिलेक्शन हो ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। आपके विराट कोहली 1 डाउन, उसके बाद अय्यर और उसके बाद केएल राहुल, ये आपकी पोजीशनिंग जो है फिक्स रहेगी फिलहाल के लिए। इसका हिंट भी इंडियन टीम ने पिछली ओडीआई सीरीज और उसमें दे रखा है। अय्यर और केएल राहुल साथ में खेले और दोनों अच्छा भी खेले, तो मुझे लगता है ये दोनों तो रहेंगे टीम में। इनमें से इनके बीच में कोई सिलेक्शन हो या अय्यर या जो है आपके किशन के बीच में हो या राहुल किशन के बीच में हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सूर्या और किशन या जो एक और प्लेयर बचता है उसके बीच में से चुनना होगा भारतीय टीम को कि 6ठे 7वें पे कौन खेलेगा। कुछ ग्राउंड्स के हिसाब से भी, जैसे अगर बेंगलुरु में मैच है तो आप सूर्या के साथ जा सकते हैं, पुणे में मैच है तो आप सूर्या के साथ जा सकते हैं, वहां पे ये आपको फायदा मिलेगा। बाकी मुझे नहीं लगता सूर्या के पास जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उनकी टीम में जगह तो बनती है 7वें नंबर पे बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में जब आपको आखिरी के 10 ओवर में अटैक करना हो तो आप चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे बाद में बैटिंग कर रहे हो, सूर्या जैसा बल्लेबाज अगर आपके पास है तो मैच को पूरी तरीके से आपके हाथ में ला सकता है, पलट सकता है। उनकी जगह तो बनती है। अब टीम मैनेजमेंट किस तरीके से इस चीज को लेता है, कैसे सोचता है, मतलब खिलाएगा या नहीं खिलाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस खिलाड़ी की जगह बनती है उसके पास जो एबिलिटी है पावर हिटिंग को लेकर। अब वही 5 ही जगह है जिसमें से 5 फिक्स है, तो कहाँ किसकी जगह बनेगी मुझे तो दिख ही नहीं रहा। यही बात है कि वो कहाँ खिलाए जाएंगे ये सोचने वाली नहीं, लेकिन जगह बनती है कि मुझे लगता है ये उसी हिसाब से होगा कि ग्राउंड के हिसाब से देख लिया जाएगा कि बेंगलुरु में मैच है तो हम खिला लेंगे या फिर पुणे में मैच है तो हम खिला लेंगे। अब जैसे दिल्ली में मैच है तो दिल्ली में सूर्या को नहीं खिलाया जाएगा, आप लखनऊ में भी सूर्या पे चांस नहीं ही दे सकते। देखिए पता नहीं क्यों 2 फास्टर लेके खेलना पड़ रहा, हार्दिक पांड्या को लेके 3 फास्टर। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या ही बैलेंस बिगाड़ रहे हैं पूरी टीम का, और या तो हार्दिक पांड्या नहीं रहते तो सूर्या खेल जाते सीधा। आपका सबसे प्रमुख ऑलराउंडर है सर वो, और उसने देखिए मैं सूर्या फैंस के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सूर्या के लिए मैं सूर्या फैंस को अपनी तरफ करने के लिए सूर्या की जगह बनाना चाहता हूँ। सूर्या के फैंस अभी टीम का बैलेंस नहीं बिगाड़ा जा सकता ना उसके लिए। नहीं देखिए या तो फिर 2 ही फास्टर खेलें, 3 स्पिनर खेलें, पर्याप्त है। जो पुराना पैटर्न रहा इंडिया टीम का, इंडिया में वर्ल्ड कप होते रहे तो 3 स्पिनर 2 फास्टर ही खेलते थे। अब वैसा अगर पैटर्न बने तो शायद एक बैट्समैन की जगह बन जाए। नहीं, जितना अटैक हो रहा है आजकल मुझे लगता है 3 पेसर 2 स्पिनर। वैसे अगर कन्वेंशनली अगर आप ट्रेडिशनली देखो तो इंडियन टीम हमेशा 7 बैट्समैन और 4 गेंदबाजों के साथ खेलती रही है।
अगर एक बैट्समैन बाहर होता है तो उसकी जगह ऑलराउंडर आता है। ज्यादातर टाइम यही होता है कि 6 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर और 4 बॉलर। अब अगर इस हिसाब से इंडियन टीम जाती है इस विश्व कप में, तो फिर जो श्रेयांश कह रहे हैं वही होने वाला, वही जो है करेगी कि 2 फास्टर खिलाएगी और 2 स्पिनर खिलाएगी और एक 5वां ऑलराउंडर आपका रहेगा। मुझे लग रहा कि जड्डू ड्रॉप होंगे। मुझे पता नहीं क्यों गट्स फीलिंग आ रही है कि जड्डू ड्रॉप होंगे, और जड्डू ड्रॉप होंगे तब सूर्या की जगह बन सकती है। वही सूर्या की जगह बनेगी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अब एक फाइनल कमेंट लेते हैं सबसे। और एक तो ये आप देख सकते हैं रोहित हैट्रिक ले चुका है, अगर कंटिन्यू किया होता तो शायद सचिन जैसा काम चलाऊ रहता। दो हैट्रिक है। लेकिन क्या है कि उसके बाद बॉलिंग के साथ साथ इनको थोड़ा डाइट पे भी कंट्रोल करना था। इनका पेट वहां से हाँ, तो होता है ना कि आप नहीं कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप मतलब फील्डिंग ही नहीं कर सकते हैं, ढंग की बॉलिंग। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर क्या मतलब है यार? विराट कोहली को देखिए, ये कौन सी बात होती नहीं कर सकते। अरे किया आपके टीम के प्रति जो है वो है, आपके कर्तव्य है या कि नहीं, उनका भी निर्वहन करना है आपको। सर वो करंट इंडियन कैप्टन है। सर वो करंट कप्तान बन चुके हैं तो टीम से ऊपर थोड़ी हो जाएंगे। अरे टीम से ऊपर नहीं, सोचिए कि उनका नहीं। एक बात बताइए, अगर आर अश्विन की फिटनेस पर इतने सवाल उठ सकते हैं, जो कि आपका ऑलराउंड अभी आर अश्विन ने तीसरे मैच में कितना बढ़िया कैच लिया था थर्ड मैन पे, या फिर थर्ड मैन पे या लॉन्ग लेग पे लिया था कैच। कितना शानदार कैच लिया था अश्विन ने, दौड़ते हुए कैच लिया था बाउंड्री पे। सवाल यही कि अगर अश्विन की फिटनेस पे सवाल उठ सकते हैं तो रोहित शर्मा की फिटनेस पे क्यों नहीं? सर अश्विन ने T20 में इतना शानदार खेला था, IPL में। कि रोहित को अपना पेट अंदर करना चाहिए। मेरी बात सुनिए। नहीं करना चाहिए, हमारा कम नहीं हो रहा, उनका क्या कम होगा? अरे आप टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं ना सर, आपको 50 ओवर फील्डिंग नहीं करनी है ना। टीम के लिए खेल रहे हैं, टीम से भैया नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। राइट। नेशन में 90% लोग ऐसे हैं, तो रोहित शर्मा नेशन को रिप्रेजेंट करें। वो 90% लोग इंडियन टीम में नहीं जा रहे हैं ना, उस 90% में से एक आदमी बंदा ये गया है ना। सर देखिए कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। नहीं देखिए, रोहित शर्मा जैसे हैं वैसे हैं, रोहित शर्मा ही, लेकिन बाकियों को सोचना चाहिए था। शुभमन गिल से कोशिश करानी चाहिए थी। लोगों को पता था श्रेयस अय्यर अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो श्रेयस अय्यर को इतना डेवलप करना चाहिए था कि 3 ओवर तो एटलीस्ट कर पाए, लेकिन ये लोग सीरियसली डेवलप जो ऑलरेडी डेवलप्ड था उसके लिए तो आप बोल रहे हैं कि उसकी फिटनेस ठीक है। रोहित शर्मा नहीं तो रोहित शर्मा उनका योयो टेस्ट कॉन्फिडेंशियल है भाई। अरे योयो टेस्ट में बात ही नहीं हुई है, वो तो बस रखा गया है, दिखाया। आप ओपन करिए ना योयो टेस्ट। सर कॉन्फिडेंशियल तो भैया कहेंगे कॉन्फिडेंशियल। टास्क फाइव को आप कह रहे हैं कि खोल दे, भारत जो है पूरा देश देखना चाहता, और रोहित शर्मा का यो टेस्ट कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ये कौन सी बात हुई? मुझे केवल और केवल यही है कि जडेजा को बाहर करके सूर्या को लाया जाए किसी भी तरीके से। सूर्या की जगह बनती है। ये मैच केवल और केवल ये वर्ल्ड कप केवल और केवल बैट्समैन की वजह से जीता जा सकता है। कोई गंभीर जैसा यहाँ बैट्समैन चाहिए जो वर्ल्ड कप जिताए। गौतम गंभीर ने जैसे जिताया था 2011 का वर्ल्ड कप। अच्छा, एक यूनिक चीज है, पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि सूर्या ने जो थर्ड ODI में थर्ड ही था या सेकंड था जिसमें फिनिश किया था लास्ट में, सेकंड ODI, उसमें उस बैटिंग के बाद एक चीज ये है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको एक अच्छा फिनिशर चाहिए होगा ना, तो सूर्या से बेस्ट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये बात, इस बात से सभी सहमत हैं। 5 रन एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है, 300 का स्कोर 350 पहुंच सकता है। सूर्या की एबिलिटी का बल्लेबाज आपकी टीम में हर हाल में होना चाहिए। अब उसके लिए आप किस तरह जगह बनाते हैं ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, लेकिन सूर्या की जगह टीम में देखिए 9 मैच होने वाले हैं, आपको 7 मैच जीतने हैं। इंडिया में हो रहा तो 8 मैच भी आप जीतना चाहेंगे कि आप टॉप पे जाएं, वानखड़े में खेलें। लेकिन ईडन गार्डन में मुझे लगता है कप्तान साहब खेलना चाहते होंगे, दूसरे तीसरे पर फिनिश करना चाहते होंगे सेमीफाइनल। कप्तान साहब का फेवरेट ग्राउंड है वो। और अगर ईडन गार्डन में बांग्लादेश के साथ होता है सेमीफाइनल तो और अच्छा, भीड़ का स्वागत रहेगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने देखा कि वो ग्लेन मैक्सवेल को होल्ड करके रखते हैं, वो चाहते हैं कि इनको जल्दी ना भेजा जाए। और भी टीमें हैं जिनके पास कुछ प्लेयर्स हैं जिनको होल्ड किया जाता है, कि वो चाहते हैं कि लास्ट के 10, 12, 15 ओवर में ही जाएं। वो अगर लेकिन वही बात किया जाए तो उनसे वो काम कराया जा सकता है। बात तो ये भी है ना कि कितने लोगों को होल्ड पे रखा जाए। विराट कोहली एक इनिंग ही खेलते हैं होल्ड की हुई अपनी, कि हम 40 ओवर तक जाएंगे होल्ड किए हुए।
राहुल खेलते हैं 48 ओवर तक होल्ड करते हुए, श्रेयस अय्यर खेल ही रहे हैं होल्ड करते हुए, कि सबको अपने अपने शतक भी तो बनाने हैं। तो कब तक ये लोग होल्ड करके रखेंगे? कौन आएगा 2 ओवर में मार के जाएगा? अब धोनी तो है नहीं कि 2 ओवर में आएंगे मारेंगे 12 छक्के, 10 बॉल में 25 रन बना के जिताएंगे। इसकी जिम्मेदार भी तो नॉस्टैल्जिया मर्चेंट ही है ना, जो दिन भर पूजते रहते हैं आंकड़ों को। 100 शतक है किसी के पास, 129 इनिंग में। भाई वो भी तो मजबूरी लेके ढोनी पड़ेगी ना। ये वर्ल्ड कप हो सकता है किसी का आखिरी वर्ल्ड कप हो। आखिरी है यार, अश्विन का आखिरी वर्ल्ड कप ही है, इसके बाद नहीं खेलेंगे ओडीआई। अश्विन ने तो जो नहीं बोल रहा होगा वो भी तो, जो नहीं बोल रहा होगा वो भी समझ रहा होगा। सब लोग तो युवा हैं नहीं उसमें। शर्मा जी की फिटनेस के हिसाब से वो अगले विश्व कप तक चलेंगे, मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं लगता। वो खेल जाएंगे, कोहली भले ना खेले। अरे वो हमारे हाँ वो लॉबी है, वो लॉबी है, लॉबी चला देंगे। अरे नहीं, इस तरह की बातें नहीं की जाती। लेकिन वर्ल्ड कप क्या रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही नीरज। देखिए, जब प्लेइंग 11 में श्रीसंत की जगह बन सकती है, यूसुफ पठान की जगह बन सकती है वर्ल्ड कप विनिंग टीम में, तो आर अश्विन की बननी ही चाहिए, सूर्या की बननी चाहिए। लेकिन हाँ यही है कि बहुत रिस्क होगा शुरू के। अगर आपको 9 मैच खेलने हैं, शुरू के 6 मैच लगातार जीतने चाहिए, उसके लिए आपको सूर्या चाहिए। मुझे लगता है सूर्या चाहिए टीम में। बैटिंग तो का ही ये वर्ल्ड कप बैटिंग के बल पे ही खेला जाएगा। मुझे नहीं लगता बॉलिंग के बल पे खेला जाएगा। कि इंडिया इतनी बड़ी बैटिंग पावर हाउस बनती है हमेशा से, हमारे पास लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ही नहीं है। लेकिन वो एशियन गेम्स खेलने गए हैं, लेकिन एशियन गेम्स खेलने गए हैं भाई, वो भी तो रिप्रेजेंट करना है। अरे तो मैनेजमेंट को नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, टीम मैनेजमेंट, बैटिंग ये है कि आप लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन का कुछ भी वहां पे नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है। आप इस विश्व कप में भी जो आपके पास एक बैट्समैन है, वो मुझे लगता है तभी खेलेगा जब टीम की जगह पक्की हो जाएगी सेमीफाइनल में। उससे पहले तो उसे मौका मिलना नहीं है। में कमेंट भी आने लगे। नहीं, बहुत अच्छा कमेंट है। अश्विन अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने इंग्लैंड में किया था तो कोहली ने उनको ड्रॉप किया था तो जाके बाहर बैठ गए थे। कर तो लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। नहीं अश्विन, देखिए मुझे लगता है कि जडेजा की जगह ही सूर्या की होनी चाहिए। करके नाम है कुछ, क्या हुआ? अरे अश्विन यूट्यूब पर अपना कुछ लेकर आते हैं ना, कोई अपना प्रोग्राम कुट्टी फाइल्स करके कुछ ना, कुट्टी स्टोरी यार, फाइल्स नहीं है। देखिए ऐसी नौबत ना आए कि सूर्या तक बैटिंग करनी पड़े। हार्दिक पांड्या हैं, विराट कोहली भी खेलते हैं, तो लास्ट में जाके 200 का स्ट्राइक रेट उनका हो ही जाता है। अभी पिछला शतक उन्होंने मारा था तो मेरे ख्याल से 60 या 62 बॉल पे 50 मारा था, और अगले 72 रन उन्होंने मारे थे 35 बॉल में। तो आगे जाके 200 का उनका स्ट्राइक रेट हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सूर्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बात करते रहे तो हम काफी लंबी डिस्कशन करते रह जाएंगे, क्योंकि इसका अंत नहीं है। तो मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा सबसे, और अपनी टॉप 6 आप लोग बताएं। लास्ट के 5 हटा दें, जिसमें एक ऑलराउंडर, 4 बॉलर, जो भी कुछ होगा। टॉप 6 बैट्समैन आप तीनों के हिसाब से क्या होने चाहिए, अपनी अपनी आप बताएं। मुझे लगता है कि जो मेरा टॉप 6 है उसमें आपके ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद जो है आएंगे विराट कोहली, फिर श्रेयस अय्यर, फिर केएल राहुल, और फिर उसके बाद में जो है रहेंगे पांड्या। ये टॉप 6 रहेगी। अभी शुरुआत के 3-4 मैचेस में यही होना है। अगर सूर्या खेलेंगे तो फिर आपको जड्डू को बाहर करना पड़ेगा, उसी बिना पे आ सकते हैं। बाकी इन 6 खिलाड़ियों में से आप किसी को बाहर करने का रिस्क नहीं उठाएंगे, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि अय्यर और राहुल दोनों अपनी अपनी जगह पर एकदम फिक्स हैं, और दोनों का रिकॉर्ड भी ये सजेस्ट करता है पिछले कुछ वक्त से कि दोनों एकदम सही है अपनी जगह। और अगर आप बात करें तो फिर आपको विकेट कीपर के लिए एक को खिलाना पड़ेगा। ये भी आपके सामने प्रॉब्लम है। मानना है ईशान किशन जब भी आएंगे, मेरा भी यही मानना है ईशान किशन हमेशा बैकअप के तौर पे रहेंगे, ओपनिंग बैकअप के तौर पे रहेंगे, और सूर्या अय्यर के बैकअप के तौर पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या की जगह पे उनको एज ए बैट्समैन या फिर जडेजा की जगह पे एज ए बैट्समैन सूर्या को खिलाया जाए। हमेशा अय्यर की जगह पे ही आएंगे जब भी सूर्या को आना होगा। तो टॉप 6 वही है जो अयोध्या जी की है। आपकी? मेरी भी टॉप 6 यही रहेगी। मैं इसमें किसी तरह से चाहता हूँ कि जैसे अभी केएल राहुल की सूर्या आ जाए,
नहीं, केएल राहुल की कीपिंग को लेके कंसर्न बनता है और वो उतने अच्छे विकेट कीपर है नहीं। ईशान किशन भी हालांकि उतने अच्छे नहीं है, बट वो केएल राहुल से बेहतर है। और अगर वो ईशान किशन टीम में आते हैं तो आपको दो और चीजें देते हैं। एक अच्छी कीपिंग देते हैं, वो ओपनिंग भी कर सकते हैं 4 नंबर और 6 नंबर, वो कहीं भी खेल सकते हैं, अटैकिंग भी खेल सकते हैं और उन्होंने दिखाया भी है कि वो रुक के भी खेल सकते हैं। तो अगर देखिए ये जो किसी भी नंबर पे बैटिंग करने वाली बात है, इसमें किसान अभी तक किसान उतने जो है टेस्टेड नहीं है जितने केएल राहुल किए जा चुके हैं। वो नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक हर नंबर पे खेल चुके हैं और रन भी बना चुके हैं। दूसरी बात, बहुत ही मुश्किल होने वाली है चेजिंग, बहुत मुश्किल पिचेस पे होने वाले हैं मैचेस। केएल राहुल वहां पे भारतीय टीम ने अभी तक ऐसा नहीं सोचा है कि वो किशन को एज ए विकेट कीपर खिलाएंगे। अगर सोचा होता तो पिछली 1-2 सीरीज में जरूर किशन से विकेट कीपिंग कराते, उन्होंने नहीं कराई। इसका मतलब भारतीय टीम उनको सिर्फ बैकअप के तौर पे लेकर चल रही है। तभी किशन खिलाए जाएंगे जब केएल राहुल को मजबूरन बाहर बैठाना पड़े। ये भारतीय टीम का एकदम अभी के लिहाज से एकदम सेट माइंडसेट जो है, माइंडसेट एकदम पूरी तरीके से सेट हो चुका है। ये बात तो है, बट केएल राहुल ठीक है, देखिए ये उनका भी आखिरी वर्ल्ड कप होगा। नहीं, उसके बाद भी बहुत फर्क है। मुझे क्यों लग रहा है सूर्य कुमार यादव का आखिरी वर्ल्ड कप है। शर्मा का है, इसके अलावा अभी कोहली भी वर्ल्ड कप खेलेंगे और केएल राहुल भी खेलेंगे। मुझे लगता है कि किसका ये वर्ल्ड कप आखिरी होगा, इस पे एक अलग से डिबेट की जा सकती है। फिलहाल आज के जो मेन मुद्दे थे रविचंद्रन अश्विन को लेकर के, उस पे एक मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी बात हुई है। जो टॉप 6 था उस पे भी बात हुई है और मोटा मोटी हमने टॉप प्लेइंग 11 पर भी बात कर ही ली है, अपोजिशन पे भी बात कर ली। तो इस लाइव थोड़ा बड़ा तो हुआ, लेकिन हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आई होंगी। तो जिन्होंने भी ये वीडियो देखा उनसे गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं हमारे पेज को, ताकि आगे भी ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहें। और अयोध्या, सिद्धार्थ, श्रेयांशु, आप तीनों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय दिया और एक हेल्दी डिबेट हमारे बीच में हुई। और फिर अब लगातार इस चर्चा को जो है जारी रखने की कोशिश रहेगी कि इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कुछ अच्छी बातें होती रहें और दर्शकों से हम लगातार मिलते रहें। तो आप सबका धन्यवाद है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही फिर एक लाइव में हम सबकी मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद सूरज। थैंक यू सो मच।